अक्सर यह देखने में आया है कि 125 में घरेलू हिंसा में और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में अलग अलग प्रार्थना पत्र लगाए जाते हैं और इनमें अलग अलग आदेश होते हैं। तो इनको किस प्रकार रोका जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। अंतरिम भरण पोषण को रोकने के लिए एक प्रार्थना पत्र लगता है, वह भी हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि आपके ऊपर पत्नी द्वारा 125 सीआरपीसी का अंतरिम भरण पोषण धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिसे वादकालीन भरण पोषण कहा जाता है, तीनों कोर्ट में फाइल है या इनमें से कोई भी 2 फाइल है या एक भी फाइल हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों। इसमें इन तीनों में से किसी एक में भी आदेश हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि बाद वाले जो आदेश है वो रोके जा सके और उन पर कोई भी आदेश ना हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये सारी चीजें जटिलता पैदा करता है और ये भी देखने में आया है कि सामान्यतः कोर्ट भी ये कहता है कि एक दूसरे के अंदर मर्ज तो हो जाएंगे, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा आदेश हुआ है वह आपको देना है। तो ये सब चीजें ना हो, तो इससे बचने का एक तरीका है, वो आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा। इन तीनों में से किसी भी एक में भरण पोषण का आदेश हो जाए तो आपको क्या करना है। एक प्रार्थना पत्र उस कोर्ट में देना है जहां अभी अंतरिम भरण पोषण का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन आपके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र जो है अंतरिम भरण पोषण का वो विचाराधीन हो। यह प्रार्थना पत्र पेंडिंग कार्यवाही अंतरिम भरण पोषण के आदेश के संबंध में किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है, यानी आदेश होने से पहले आपको देना है। दोस्तों, प्रार्थना पत्र का पहले हम आपको प्रारूप बता देते हैं। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट शहर। यदि पारिवारिक न्यायालय है तो आप इसको पारिवारिक न्यायालय ही लिखें और शहर का नाम लिखें, प्रकरण संख्या लिख सकते हैं, दिनांक प्रस्तुति, और उसके बाद में प्रार्थिया बनाम अप्रार्थी आपको यही लिखना है। और फिर लिखना है आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 या 23 घरेलू हिंसा और 125 सीआरपीसी अंतरिम भरण पोषण। आपको ये शब्द अवश्य लिखना है, अंतरिम भरण पोषण। और दोस्तों, हमने यहाँ पर ये जो है स्मॉल जो छोटा सा एब्रिविएशन यूज किया है। HMA का मतलब हिंदू मैरिज एक्ट है और DV का मतलब घरेलू हिंसा है, लेकिन आपको प्रार्थना पत्र में इनकी पूरी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे घरेलू हिंसा की महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम होता है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होता है, इसी प्रकार आपको लिखना है। जो 125 सीआरपीसी का है दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपको लिखना है। दोस्तों, विषय लिखने के बाद में निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त विषय अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया हुआ है और विचाराधीन है। उसके बाद में दोस्तों आप लिखेंगे यह है कि प्रार्थिया के पक्ष में धारा 125 सीआरपीसी के प्रकरण में रुपए जो भी आपका, हमने यहाँ उदाहरण के लिए धारा 125 सीआरपीसी लिखा है, मान लीजिए घरेलू हिंसा में हो गया हो या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में आदेश हो गया हो, तो आपको वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में कितने रुपए का आदेश हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है प्रतिमास, और अंतरिम भरण पोषण का आदेश हुआ है आपको ये लिखना है, और प्राप्त कर रही है आपको ये भी लिखना है। और इस प्रार्थना पत्र के साथ में आपको आदेश की जो प्रति है वो आपको संलग्न करनी है। आप यहाँ लिखेंगे संलग्न संख्या 1 है, आपको आदेश की कॉपी इस प्रार्थना पत्र के पीछे लगानी है। उसके बाद में दोस्तों पैरा नंबर 2 में आप लिखेंगे अतः धारा 24 व 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अलग से भरण पोषण भत्ता नहीं दिलाया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2014 ज्योति बनाम राजस्थान राज्य श्रीमान के आवश्यक अवलोकन हेतु इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न संख्या 2 है। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो ये धारा 24 और 26 जो लिखा है ये प्रार्थना पत्र विचाराधीन है उसमें लगाया गया है, इसलिए ये लिखा है। आप मान लीजिए कि घरेलू हिंसा के धारा 23 में लगा रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे लिखना है धारा 23 महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में अलग से ये पूरी लाइन सेम आएगी, ये भी पूरी सेम आएगी यहाँ तक, और ये जो संलग्न संख्या 2 है ये आपको अच्छे से लिखना है। ये हमारा वो जजमेंट है जिसके आधार पे हम ये आपत्ति लगा रहे हैं।
दोस्तों इसके बाद में कुछ लिखना नहीं है खास, बस ये शहर का नाम है और ये दिनांक है और यहाँ पे अप्रार्थी का नाम, यानी जो ये प्रार्थना पत्र है वो अप्रार्थी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अप्रार्थी लिखना है, इसको आप मत भूलना, ये याद करके ध्यान रखना कि आपत्ति लगाने वाला अप्रार्थी है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो जजमेंट है इसकी आपको कॉपी निकाल के और उसके साथ में प्रार्थना पत्र के साथ में लगानी है। और ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का आदेश है, इसकी डिटेल यहाँ पर है। SB क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 926/2011 और ज्योति एट रश्मि वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, और आदेश की दिनांक 6 जनवरी 2014 है, उस प्रार्थना पत्र के पीछे लगानी है। दोस्तों इस आदेश को लगाने से यह न्यायालय के ऊपर निर्भर है कि वह क्या आदेश करे, लेकिन आप अपना जो पक्ष है वो जरूर रखिए, जिससे कि जो दूसरा भरण पोषण का है वो आदेश ना हो। अंतरिम भरण पोषण को रुकवाया जा सकता है। यदि किसी भी एक न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो गया हो तो दूसरे में अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र को रुकवाया जा सकता है। दोस्तों जहां तक संभव हो इस प्रार्थना पत्र को अंतरिम भरण पोषण में जवाब से पहले भी लगा सकते हैं। यदि अंतरिम भरण पोषण का किसी भी एक में निर्धारण हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें उसके बाद में अंतिम विकल्प के तौर पे लगाएं। आप चाहें तो न्यायालय से ये निवेदन भी कर सकते हैं कि इस प्रार्थना पत्र का जो निस्तांतरण है वो पहले किया जाए। दोस्तों आपके जो भी विचार है इसके संबंध में वो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।